के अंदर हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म को कवर करेंगे। तो फेडरलिज्म मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवाइड होना। ये एक तरह का सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर पावर डिवाइड करी जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर गवर्नमेंट वो होती है जिसमें पावर दी जाती है, पूरी कंट्री की पावर जो होती है। सेंटर गवर्नमेंट एक यूनियन गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो किसी एक रीजन पे होता है, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे इसके लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो बाद में ऐड होता है। उससे पहले हम इसके फीचर्स देखते हैं, फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं। सो फर्स्ट फीचर ये है फेडरलिज्म का कि दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो तो फेडरलिज्म होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मतलब 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो 2 से ज्यादा भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। और सेकंड पॉइंट कि हर एक टीयर का अपना जुडिक्शन होता है, अपना अलग निर्णय होता है। जैसे कि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और आर्मी जो है वो सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसके जो डिसीजन होंगे वो यही गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है तो इसके अंदर जुडिशरी यानी कि जो हमने थर्ड ऑर्गन पढ़ा था पार्लियामेंट के अंदर, तो जुडिशरी अपना निर्णय ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में देखकर कि कौन से इश्यूज किसके अंदर आते हैं। तो जुडिशरी इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। तो ये थे 2 की फीचर्स फेडरलिज्म के। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने देखा था पावर शेयरिंग वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। पावर शेयरिंग के वाले हमने देखा था बेल्जियम के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब कि एक ही सरकार थी। वो किसकी थी? जिसकी मेजोरिटी थी, है ना, उसकी सरकार बनी हुई थी। डच के लोग थे, फ्रेंच के लोग थे, बट बाद में जाकर उनने अपना स्ट्रक्चर जो था वो चेंज कर दिया था, फेडरल स्ट्रक्चर कर दिया था, ठीक है। मतलब फेडरलिज्म को अपनाया था कि मिनॉरिटी और मेजोरिटी की दोनों की सुनी जाएगी। तो फेडरल स्ट्रक्चर को उन्हें अपनाया था और लेवल ऑफ गवर्नमेंट को रखा था। उन्हें कम्युनिटी सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट को रखा था, ठीक है। तो उन्हें फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया था। दूसरा हमने देखा था श्रीलंका की स्टोरी में भी कि उसमें उन्हें कोई भी चेंज नहीं करा, उन्हें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रखा। सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वहां पर रूल करती थी, बाकी जो मिनॉरिटी में तमिल्स थे उनका कुछ नहीं हुआ और लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं बनाई कि इस चीज को रिजॉल्व कर सके। तो बेल्जियम के अंदर हमने फेडरल स्ट्रक्चर देखा था और इंडिया का भी यही है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट जो लोकल एरियाज में। लोकल गवर्नमेंट काफी बाद में आई है, उसका बाद में डिटेल में बताएंगे। पहले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ही थी। सो नेक्स्ट है 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन के 2 रूट्स है जो हम देखेंगे। एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है, जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कंट्रीज यूनाइट होकर मिलती है एक साथ और एक सेंटर गवर्नमेंट क्रिएट करती है। ये होती है हमारी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इक्वल होती है, इनकी पावर, कि इनकी पावर इक्वल है सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। बट होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड कर लेती है, जैसे कि सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल और बाकी जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट से, स्टेट लेवल से ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब कि इनका जो जुडिक्शन होता है वो स्टेट लेवल के आगे काफी माना जाता है। स्टेट लेवल का इतना ओपिनियन नहीं सुने जाएंगे जितनी सेंटर गवर्नमेंट के सुने जाएंगे। तो सेंटर गवर्नमेंट पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, वो इक्वल नहीं है। और यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वल होती है। इसके अंदर जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये आते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इनका फेडरल स्ट्रक्चर है बट ये वाला मेथड है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। अब इसकी एग्जांपल होल्डिंग टुगेदर, जैसे कि जहां पर इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के साथ देखे तो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर इंडिया, स्पेन, ये सब कंट्री आती है, बेल्जियम, ये ओके। तो ये 2 रूट्स है फेडरेशन। सो इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इंडिया एक
फेडरल कंट्री है जिसके अंदर 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिला, एक है सेंट्रल और एक स्टेट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिला। बाद में जाके हमें जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि 3rd टायर जो है गवर्नमेंट का, वो देखने को मिला। तो वो बाद में ऐड होता है, पहले ये 2 अथॉरिटी थी, बाद में जाके ये ऐड होती है 3rd टियर, जिसके अंदर हम देखेंगे पंचायत जो रूरल एरियाज में गवर्नमेंट होती है, और दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अर्बन एरियाज के अंदर गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेंगे। तो हमारे सामने 3 लिस्ट हैं, इन 3 लिस्ट से हमें पता चलेगा कि कौन से काम किसके अंडर आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की, जैसे कि डिफेंस की रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन से, करेंसी से, इनसे रिलेटेड अगर कुछ बात है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हैंडल करेगी। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज होंगे उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाएंगे। तो यूनियन लिस्ट हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट जो होती है उसके अंदर स्टेट की और लोकल इंपॉर्टेंस की बात करी जाती है, जैसे कि पुलिस की, ट्रेड, एग्रीकल्चर की, इरिगेशन की, इससे रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड जो भी बात होती है वो हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। और इस स्टेट लिस्ट को जो है, इससे रिलेटेड इश्यूज जो होंगे वो हैंडल करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन इश्यूज को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3rd लिस्ट है हमारी, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, दोनों अपना मिलकर काम करेंगी किन इश्यूज पे, एजुकेशन पे, फॉरेस्ट रिलेटेड, इससे मैरिज से, या आगे भी काफी सारे इश्यूज है जिसपे दोनों गवर्नमेंट को मिलकर काम करना है। तो ये 3 लिस्ट हमने देख ली, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जिसके अंदर दोनों गवर्नमेंट को मिलकर इन चीजों को हैंडल करना है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, तो ऐसा ना हो। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मुझे ज्यादा पावर चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, बट हमने पहले पढ़ा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा पावर है स्टेट गवर्नमेंट से, बट यहाँ पर अगर स्टेट चाहता है कि उसे ज्यादा पावर मिले तो पावर शेयरिंग चेंज हो सकती है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट पावर शेयरिंग तब चेंज होगी जब 2/3 मेजोरिटी होगी बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा एंड राज्यसभा। जब दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट से, उससे 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, तब जाके पावर शेयरिंग चेंज हो सकती है। इसके अंदर जुडिशरी भी अपना इंटरफेयर कर सकता है, निर्णय ले सकता है इस चीज का, ताकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये थी 3 लिस्ट। अब इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग रिलीजन के, तो उसको ध्यान, उनकी अलग अलग एस्पिरेशन होगी। ठीक है, उसको ध्यान में रख के एक फेडरल कंट्री बनाई। ठीक है, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है, जहां पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो राष्ट्र अलग बनाए गए। जैसे कि 1947 के अंदर जितने भी पुराने स्टेट थे उन्हें चेंज करके न्यू स्टेट बनाया, किसके बेसिस पे, कि उनके कल्चर पे और उनके लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे कि पंजाब जो बना रखा है उसमें सारे के सारे क्या, पंजाबी हमें मिलेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी मिलेंगे ज्यादा। तो उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज को ध्यान में रख के नए स्टेट बनाए गए। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी लैंग्वेज को ना राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। अगर किसी को भी राष्ट्रीय भाषा बनाते तो बाकी रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता, अगर हिंदी को बनाते या किसी को भी। इसलिए हिंदी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, 1965 के अंदर इंग्लिश को एज अ पर्पस करा गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, बट नहीं हुआ था ऐसा। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज करी गई, जिसके अंदर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है हमारी। ठीक है, और 1991 सेंसस से अगर देखा जाए तो मोर देन 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है। ठीक है, और 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमने 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में तो पढ़ लिया, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट कैसे आई। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई और स्टेट गवर्नमेंट से पावर सीधा लोकल गवर्नमेंट को दी गई, तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दी गई, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो था यानी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, वो आता है 1992 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं इस सिस्टम थर्ड टायर को, जिसके हमारे जैसे हमारा लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर ओपन होता है, ठीक है। तो अब दो तरफ है, यहाँ पर है क्या पंचायत राज, ठीक है, जो रूरल एरियाज के अंदर होगी गवर्नमेंट, और एक तरफ है म्युनिसिपल पार्टीज, ठीक है, जो हमारी अर्बन एरियाज के अंदर होगी। तो पंचायती राज के अंदर तीन तरह के लेवल हमें देखने को मिलते हैं। एक है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है गवर्नमेंट, एक है मंडल परिषद। मंडल परिषद के काफी नाम हैं, जैसे ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, ये हमारी उसके नीचे लेवल पे होती है गवर्नमेंट। थर्ड है जिला परिषद जो हर एक डिस्ट्रिक्ट पे होती है, मतलब कि गांव के हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हमें जिला परिषद गवर्नमेंट मिलेगी। तो ये थी रूरल गवर्नमेंट। अब अर्बन एरियाज के अंदर होती है लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन करके, ठीक है, जिसके अंदर तीन टाइप की होती है, जैसे कि इसमें 3 थे, इसके अंदर भी नगर पंचायत जो हर एक एरिया की अलग अलग बांट रखी होती है कि हाँ इस एरिया को अंदर नगर पंचायत उसको हैंडल करेगी, और म्युनिसिपल काउंसिल जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल एरिया आते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसके अंदर काफी बड़े एरियाज आते हैं। तो ये तीन तरह की हमारी अर्बन गवर्नमेंट और रूरल एरियाज की गवर्नमेंट देखने को मिले हमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट विच इज लोकल गवर्नमेंट। सो ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होता है फेडरलिज्म। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।